ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सेना ने जो खुलासा किया आपको सुनना चाहिए। पहला खुलासा, युद्ध में पाकिस्तान अकेला नहीं था, चीन और तुर्की उसको लगातार सपोर्ट दे रहे थे। दूसरा खुलासा, पाकिस्तान फ्रंट फेस था, पर्दे के पीछे से चीन उसकी मदद कर रहा था। तीसरा खुलासा, हर कदम पर चीन पाकिस्तान को खुफिया जानकारी दे रहा था। चौथा खुलासा, चीन भारत से सीधा भिड़ने से बच रहा था, उसने पाकिस्तान को मोहरा बनाया। पांचवा खुलासा, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए चीन अपने हथियारों की लाइव टेस्टिंग कर रहा था। आप डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह को सुनिए, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर और क्या क्या कहा है। पहले एक बार सुनिए, फिर उसको विस्तार से बताता हूं। Firstly, one border, two adversaries. So we saw Pakistan one side, but adversaries were two, and if I would say actually four or three actually. So Pakistan was the front face. We had China providing all possible support, and it's no surprise because if you were to look at statistics, in the last 5 years, 81% of the military hardware that Pakistan is getting is all Chinese, 81% of that. And talks about killed by a borrowed knife. So he would rather use the neighbor to cause pain than getting involved in the mud slinging match on the northern border. So that is what he's seen. And another thing that China perhaps has seen is that he's able to test his weapons against, say, various other weapon systems that are there. It's like a live lab which is available to. Again, Turkey also played a very important role in providing the type of support. When the DGMO level talks were going on. भाई अभी तक ये बात तो सबको पता थी कि इस युद्ध में पाकिस्तान चीन के हथियारों का इस्तेमाल कर रहा था, तुर्की के हथियारों का इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन अब इससे भी आगे का खुलासा हुआ है। चीन और तुर्की का पाकिस्तान को सपोर्ट सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं था, बल्कि यह सपोर्ट एक कदम आगे था, या यूं कहें कि पाकिस्तान के साथ कुछ हद तक तुर्की और काफी हद तक चीन भी भारत से लड़ रहा था। यानी भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में सिर्फ पाकिस्तान को नहीं ठोका, बल्कि छिपते छिपाते पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले चीन और तुर्की को भी इस युद्ध में धूल चटा दी। डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने बताया कि पाकिस्तान को चीन से लाइव इनपुट मिल रहे थे। सुनिए एक बार। When the DGMO level talks were going on, Pakistan actually was mentioning that we know that your such and such important sort of vector is primed and it is ready for action. I would request you to perhaps, pull it back. So he was getting live inputs as far as from China. So that is one place we really need to move fast. भाई चाइना के सैकड़ों जो हैं वो सैटेलाइट हैं, और वहां से वो जो है ना वो एक एक चीज देख के पाकिस्तान को बता रहा था, और पाकिस्तान कह रहा था कि देखिए हमको पता है आप हमको इससे मारने वाले हैं, हमको मारने वाले हैं, ऐसा मत कीजिए, हम ऑलरेडी मरे हुए हैं। चीन लाइव अपडेट दे रहा था। सोचिए आप, तुर्की सपोर्ट जो कर रहा था कर ही था, उसके बावजूद भारत ने पाकिस्तान को ऐसा ठोका कि पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। तीन देशों के हथियार और सपोर्ट भी भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। भारत के हथियारों के सामने चीन ने अपनी मिसाइल को कबाड़ होते देखा। यही वजह है कि जो पाकिस्तान भारत से 48 घंटे लड़ने का प्लान बना रहा था, वो 3 से 4 घंटे में सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाने लगा। आज सेना ने फिर से यह बताया कि पाकिस्तान के गुहार लगाने पर ही युद्ध रुका। तो जो लोग ट्रंप का फोन आने पर सरेंडर वाली थ्योरी बेच रहे थे, वो आज फिर एक्सपोज हो गए। इतना ही नहीं, जो लोग ये सवाल उठा रहे थे कि भारत ने सीज फायर क्यों किया, उस पर भी सेना ने बड़े अधिकारी ने कहा कि सीज फायर का समझौता करना एक मास्टर स्ट्रोक था। भारत ने एकदम सही समय पर सीज फायर का समझौता किया, और उसकी वजह यह है कि भारत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तय किए गए मकसद को पूरा कर चुका था। यही नहीं, डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप की तारीफ की। Defining thing was that leadership, the strategic messaging by leadership was unambiguous. You cross our red lines and there would be action, there would be punitive action if required. There is no scope of absorbing the pain the way we did a few years ago. So that is one important message that stands out loud and clear. डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो खुलासा किया, उसके बाद तो ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर को लेकर कोई कंफ्यूजन रहना भी नहीं चाहिए। खुद सेना ने बता दिया कि पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की थी, लेकिन नरेंद्र सरेंडर वाली कांग्रेस ने सेना की इस बात को इग्नोर कर दिया और यह बात पकड़ ली कि चीन और पाकिस्तान की भयंकर जुगलबंदी है।
कांग्रेस ने संसद में चीन पाकिस्तान के मुद्दे पर चर्चा की मांग की है। सुनिए कांग्रेस नेता जयराम रमेश को। ये साबित हो गया है कि हम पाकिस्तान वायुसेना से जंग नहीं था, ये चीन के साथ था। और चीन और पाकिस्तान, चीन ने तो पूरा कब्जा कर लिया है पाकिस्तानी वायुसेना पर। तो इसीलिए हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस बार बार ये मांग कर रही है कि इस पर पार्लियामेंट पर चर्चा होनी चाहिए। 5 साल से हम मांग कर रहे हैं। भाई इसमें तो तारीफ होनी चाहिए। आप कह रहे हैं चीन ने पाकिस्तान पे कब्जा किया हुआ है और पाकिस्तान को आप ठोक रहे हैं, इसका मतलब चीन को मार रहे हैं। और दूसरी तरफ राहुल गांधी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के मुंह से चीन नहीं निकलता। तो अगर चीन नहीं निकलता तो चीन को मारे कैसे? सबको पता, भाई भारत को पता था ना कि चीन सपोर्ट कर रहा है, उसके बाद बावजूद भारत मार रहा था ना। उसको पता था ना भारत को कि मार रहा हूं पाकिस्तान को, लेकिन लगेगा चीन को, तो मार रहा था ना। तो फिर क्या ये बात कहना कि भाई नरेंद्र मोदी के मुंह से चीन नहीं निकलता? अरे मुंह से क्या चीन निकालना, जब चीन के मुंह से जो है बाप बाप होते हुए सुन रहे हैं आप। कांग्रेस हर बात का क्रेडिट राहुल गांधी को देने के लाइन में लग जाती है। इसलिए अब सेना के खुलासे पर यह माहौल बना रही कि राहुल गांधी ने तो पहले ही चीन पाकिस्तान पर आगाह किया था, जैसे दुनिया को पता नहीं कि चीन और पाकिस्तान का क्या खेल चल रहा है, वहां क्या बॉर्डर रोड इनिशिएटिव चल रहा है, किसी को नहीं पता है क्या? कांग्रेस यह दिखा रही है कि राहुल गांधी को विदेश नीति की बहुत समझ है, लेकिन यही राहुल गांधी नरेंद्र सरेंडर करके फंस जाती है। आप देखिए, एक तरफ राहुल गांधी माहौल बना रहे थे कि ट्रंप के फोन के बाद भारत ने सरेंडर किया, उधर पाकिस्तान ने फिर कबूल लिया कि भारत ने उसे ऐसा ठोका कि उसके पास सरेंडर के अलावा कोई चारा नहीं था, रास्ता नहीं था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सलाहकार राणा सनाउल्लाह ने कबूल किया है टीवी पर कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पर हमला किया तो उनकी सेनाओं को मात्र 30 से 45 सेकंड सोचने का समय मिला कि भाई कहीं ये न्यूक्लियर वेपन लेके तो भारत ने नहीं ठोक दिया है। और इतने में ब्रह्मोस ने अपना काम कर दिया। ये भाई खुद बता रहे हैं कि 30 सेकंड में इनको तय करना था कि भारत ने ब्रह्मोस तो मार दिया। इनको पता था कि ये अभी फटेगा, लेकिन इनको यह तय करना था कि भाई ये फटेगा तो न्यूक्लियर बम के साथ तो नहीं फटने वाला है। और ये कह रहे हैं कि भाई अगर 30 सेकंड में अच्छा हुआ भारत ने न्यूक्लियर बम नहीं मारा, नहीं तो हम भी मारते तो क्या होता। अरे भाई जब फटता तुमको पता नहीं चल जाता कि न्यूक्लियर बम फटा है कि नहीं फटा है? 30 सेकंड में ही पता करना था। और अगर उसमें न्यूक्लियर बम नहीं दिखा इसलिए कह कि आओ फट जाओ, हमको कोई दिक्कत नहीं है, फट जाओ, हम तो न्यूक्लियर बम होता तब मारते, ऐसे नहीं मारते। यही खेला करते क्या? गजबे लोग हैं ये लोग। ऑपरेशन सिंदूर के करीब 2 महीने बाद भी पाकिस्तान भारत की ब्रह्मोस मिसाइल के डर से बाहर नहीं आ रहा है, जबकि उसे चीन और तुर्की सपोर्ट कर रहे थे। पाकिस्तान की धुलाई के आड़ में चीन तो अपने हथियारों की टेस्टिंग कर रहा था, वो तो मूर्ख बना रहा था इसको। इसके सैनिक मरे, इसके लोग मरे, इसका धुआं धक्कड़ हो गया। और चाइना ने अपने हथियार टेस्ट कर लिया। टेस्ट क्या किया? वो देखा कि फेल हो गया सब, भारत तो फोड़ दिया। चीन का मकसद तो फिर भी पूरा हो गया, धुलाई पाकिस्तान की हो गई। इसलिए अब देखिए कि पाकिस्तान भी अलर्ट हो गया। पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर के बाद अब पाकिस्तान का एयरफोर्स चीफ जहीर अहमद बाबर अमेरिका पहुंचा हुआ है। 10 साल बाद कोई पाकिस्तानी एयरफोर्स चीफ अमेरिका गया है। पाकिस्तान इस यात्रा के जरिए अमेरिका से रक्षा सहयोग बढ़ा रहा है, लेकिन पाकिस्तान के पास तो 80% हथियार चीन के हैं। अगर वो अमेरिका से हथियार लेगा तो चीन के कोटे वाले हथियारों पर कैंची चलानी होगी। वैसे भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीन के हथियारों पर पाकिस्तान का भरोसा उठ ही गया होगा। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने चीन के HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को फोड़ दिया था, PL-15 चाइनीज मिसाइल को फोड़ दिया, चीन के एयरक्राफ्ट J-10 को कबाड़ बना दिया। यानी चीन जिन अहम चीजों पर युद्ध लड़ गया उसे भी भारत ने फुस कर दिया। चीन के हथियारों का जनाजा निकल गया। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान के जनरल अमेरिका का चक्कर लगा रहे हैं कि कोई तो हथियार अमेरिका वाला मिल जाए, चीन तो पिटवा देगा, मरेंगे हम। लेकिन ये तो चल रहा है साहब। लेकिन आप नरेंद्र मोदी की स्थिति देखिए कि कितने मोर्चे पे वो लड़ रहे हैं। इंटरनल पॉलिटिक्स तो राहुल गांधी और जो करते हैं सो है ही है। उधर पाकिस्तान लड़ता है, लेकिन पीछे से चीन, तुर्की सब भिड़े हुए हैं। और चूंकि भारत की अर्थव्यवस्था रॉकेट बनी हुई है, तो ट्रंप वगैरह जो है वो इधर उधर से जो है उनकी वो आग लगी रहती कि कैसे भारत को रोके, क्या करें। मतलब हर तमाम मोर्चे खुले हैं और ये होता है। आप भी दफ्तर में काम करते होंगे, जब ज्यादा अच्छा काम कीजिएगा 10 लोग जो है वो टांग खींचने वाले आते हैं। सेम हाल इस वक्त तेजी से उभरते बढ़ते भारत का हो रखा है। खैर, भारत को तो नरेंद्र मोदी का नेतृत्व मिला हुआ है, लेकिन बीजेपी का नेतृत्व चेंज होने वाला है और पाठशाला में अगला चैप्टर उसी पर है। बीजेपी का नया अध्यक्ष कौन बनने जा रहा है, वो नाम जिस पर मुहर लगनी तय हो गई है क्या? 2 दिन में ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी का नया अध्यक्ष चुना जाना फाइनल हो गया? बीजेपी को पहली बार महिला अध्यक्ष मिलने जा रही है। कहानी में बड़ा ट्विस्ट है, अब इसका चैप्टर खोल रहा हूं।
इस वक्त बीजेपी के अंदर जबरदस्त हलचल मची हुई है। 2 दिन में इतने दनादन फैसले हुए हैं कि लोग हैरान रहे कि चल क्या रहा है। उधर आरएसएस की भी एक मीटिंग आज से दिल्ली में शुरू हो गई। एक तरफ आरएसएस की मीटिंग, दूसरी तरफ बीजेपी के अंदर धड़ाधड़ नए फैसले, जबरदस्त सस्पेंस का माहौल बना है। और यह सस्पेंस है बीजेपी के नए अध्यक्ष के नाम को लेकर, क्योंकि जेपी नड्डा के बाद बीजेपी अब नया अध्यक्ष चुनने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त विदेश में है और कहा जा रहा है कि पीएम मोदी के विदेश से लौटते ही बीजेपी के नए अध्यक्ष का नाम सामने आ जाएगा। यानी जुलाई का महीना तो नहीं जाने वाला है। ये लोग कह रहे हैं कि जुलाई में तो बीजेपी का नया अध्यक्ष कौन है पता लग ही जाएगा। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि 10 दिन भी नहीं लगेगा और नाम आ जाएगा कि नड्डा को कौन रिप्लेस करेगा। नए अध्यक्ष के लिए कौन सा नाम चल रहा है लिस्ट में? क्या कोई महिला पहली बार बीजेपी के अध्यक्ष बन सकती है, या कहानी में बड़ा ट्विस्ट आने वाला है? ये सब आज आपको बताऊंगा। 2 दिन में ऐसा क्या हो गया कि कुछ ही दिनों में बीजेपी का नया अध्यक्ष चुना जाना फाइनल हो गया है लगभग, ये भी बताऊंगा। लेकिन पहले बीजेपी के अंदर मची हलचल की एक झलक देखिए। जो पार्टी ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अध्यक्ष महोदय वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। ये सामने जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के। भाई सबसे पहले ये देखिए कि ऐसा क्यों माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने जा रहा है। इसका पहला इशारा आज से दिल्ली में शुरू हुई आरएसएस की बैठक से मिल रहा है। ये तस्वीर है उसी बैठक की है। बीजेपी के अध्यक्ष चुनाव में इस बैठक की अहम भूमिका रहेगी माना जा रहा है। दिल्ली के केशव कुंज में आरएसएस के दफ्तर में संघ के सभी प्रांत प्रचारकों की बैठक शुरू हुई। 6 जुलाई तक चलने वाली इस बैठक में संघ और उसके सहयोगी संगठनों से जुड़े 200 से ज्यादा लोग शामिल होंगे। बीजेपी की तरफ से संगठन महासचिव बीएल संतोष के भी बैठक में शामिल होने की बात कही जा रही है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में बीजेपी के नए अध्यक्ष के चुनाव की रूपरेखा बनेगी और चुनाव की तारीख भी तय हो सकती है। तो यह तो पहला इशारा है। दूसरा इशारा यह कि आरएसएस की बैठक खत्म होने के कुछ दिनों बाद ही यानी 8 या 9 जुलाई को पीएम मोदी अपने सबसे लंबे विदेश दौरे से वापस लौट रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि पीएम मोदी के विदेश से लौटने के तुरंत बाद यानी 10 जुलाई से 19 जुलाई के बीच ही बीजेपी का नया अध्यक्ष फाइनल कर लिया जाएगा। यानी 21 जुलाई को संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले बीजेपी को नया अध्यक्ष मिलना करीब करीब तय माना जा रहा है। पीएम मोदी के लौटने से पहले ही बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए गियर शिफ्ट कर चुकी है। पिछले कुछ दिनों में बीजेपी के 9 राज्यों में अध्यक्ष चुन लिए गए और उसके साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए एक जरूरी कोरम को पूरा कर लिया गया। अब ऐसा क्यों हुआ? बीजेपी अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया के बारे में आपको बताता हूं। यह एक लंबी प्रोसेस होती है जिसमें बीजेपी हाईकमान के साथ राष्ट्रीय और प्रदेश के संगठन के नेताओं से बात की जाती है। इस पद के लिए संघ की सलाह पर भी विचार किया जाता है। बीजेपी के संविधान के मुताबिक कम से कम 50% यानी आधे राज्यों में संगठन चुनाव के बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया जा सकता है। इस लिहाज से देश के 19 राज्यों में संगठन के चुनाव के बाद ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो सकता था और अब तो 37 में से 22 राज्यों में बीजेपी के संगठन चुनाव पूरे हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के संविधान की धारा 19 में अध्यक्ष के चुनाव के लिए नियम भी बनाए गए हैं। इसके मुताबिक राष्ट्रीय परिषद और प्रदेश परिषदों के सदस्य मिलकर राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम तय करते हैं। अध्यक्ष पद का चुनाव पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बनाए गए नियमों के मुताबिक होगा। अध्यक्ष बनने के लिए जरूरी है कि चुनाव के लिए नॉमिनेशन करने वाला व्यक्ति कम से कम 15 साल तक पार्टी का प्राथमिक सदस्य रहा हो। इसके अलावा प्रदेश या राष्ट्रीय कार्यकारिणी के कम से कम 20 सदस्य अध्यक्ष के चुनाव के लिए किसी व्यक्ति के नाम का प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। इस प्रस्ताव पर कम से कम 5 प्रदेशों के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों की सहमति होनी जरूरी होती है। इन्हीं सब औपचारिकताओं को पूरा करने की वजह से बीजेपी के नए अध्यक्ष के चुनाव में देरी हो रही थी, जिस पर विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी को निशाने पर बार बार लेने की कोशिश भी की। अप्रैल की शुरुआत में संसद में वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी अध्यक्ष के चुनाव में हो रही देरी के लिए बीजेपी को घेरने की कोशिश की थी। हालांकि अमित शाह ने ऐसा जवाब दिया कि फिर अखिलेश यादव चुप ही हो गए। बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव पर जो सवाल उठ रहे थे और अमित शाह ने क्या जवाब दिया था, एक बार आपको दिखाता हूं, उसके बाद बताता हूं कि भाई वो नाम कौन से हैं जिनकी चर्चा चल रही है कि अगला बीजेपी अध्यक्ष तो यही होगा। जो पार्टी ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है,
अध्यक्ष महोदय वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। अध्यक्ष महोदय भारतीय जनता पार्टी क्या है? अखिलेश जी ने बहुत हंसते हंसते कहा है, इसको हंसते हंसते जवाब देना। इस सामने जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के। हमें माननीय अध्यक्ष जी करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर चुनना है तो देर लगती है। आपके यहाँ जरा भी देर नहीं लगेगी। मैं कह देता हूं अभी 25 साल तक आप अध्यक्ष हो जाओ, नहीं बदल सकता। हालांकि अब बीजेपी ने नया अध्यक्ष चुनने के लिए सभी जरूरतों को पूरा कर लिया है। खबर है कि उम्मीदवारों के नाम भी फाइनल हो चुके हैं। तो सवाल उठता है कि कौन सा चेहरा है जिसे बीजेपी से बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है। बीजेपी में नए अध्यक्ष के चुनाव को लेकर चल रही हलचल के बीच जिन नामों की चर्चा सबसे ज्यादा है उनके बारे में आपको बताता हूं। पहला नाम जिन्हें फ्रंट रनर भी कहा जा रहा है वो है भूपेंद्र यादव का। ये दूसरी बार केंद्रीय मंत्री बने हैं। इनके पास फिलहाल पर्यावरण मंत्रालय की जिम्मेदारी है। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव रह चुके हैं। भूपेंद्र यादव को बीजेपी में स्ट्रैटेजी वॉर रूम का एक्सपर्ट माना जाता है। आरएसएस के करीबी माने जाते हैं। यादव हैं, ओबीसी समुदाय से आते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में यादव समुदाय का 70 से 90 सीटों पर अच्छा खासा प्रभाव भी, और इसके पहले भी उन्हें बिहार चुनाव की जिम्मेदारी, महाराष्ट्र की जिम्मेदारी दी गई और उन्होंने शानदार परफॉर्म करके दिखाया। दूसरा नाम धर्मेंद्र प्रधान का चल रहा है। मौजूदा सरकार में शिक्षा मंत्री हैं। धर्मेंद्र प्रधान पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के भरोसेमंद माने जाते हैं और 2014 से लगातार मंत्री पद संभाल रहे हैं। ये ओडिशा के ओबीसी समुदाय से आते हैं। अगर पिछड़ा वर्ग से अध्यक्ष बनाने का बीजेपी विचार कर रही है तो इस समीकरण में धर्मेंद्र प्रधान भी फिट बैठते हैं। तीसरा नाम शिवराज सिंह चौहान का चल रहा है। कृषि मंत्री की जिम्मेदारी फिलहाल संभाल रहे हैं। 4 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बीजेपी संगठन में उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। पार्टी का बड़ा ओबीसी चेहरा माने जाते हैं। चौथा नाम मनोहर लाल खट्टर का है। मोदी सरकार में बिजली मंत्री हैं। पीएम मोदी के करीबी हैं। आरएसएस में अच्छी पकड़ है। सख्त और ईमानदार छवि के नेता माने जाते हैं। ये 4 नाम जो हैं वो आगे चल रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर ये अटकलें भी चल रही हैं इस बार कि किसी महिला को पार्टी के अध्यक्ष पद की कमान सौंपी जा सकती है, क्योंकि यूपी, महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन के बाद दिल्ली में महिला चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया गया और संसद में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की बात तो बीजेपी कह ही रही है और संसद से इसके लिए बिल भी पास हो चुका है। ऐसे में माना जा रहा है कि महिला वोटर्स पर पैठ मजबूत करने के लिए पार्टी प्रेसिडेंट किसी महिला को भी बनाया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इसके लिए पीएम मोदी के मिशन साउथ को मजबूती देने के लिए जो 3 नाम आगे आते हैं उनकी चर्चा जोरों पर है। यह नाम है, पहला नाम निर्मला सीतारमण, जो मौजूदा सरकार में वित्त मंत्री हैं। निर्मला सीतारमण पार्टी में काफी मजबूत पकड़ बना चुकी हैं। उन्हें केंद्र सरकार में काम करने का लंबा अनुभव भी रहा है। सूत्रों के मुताबिक उनकी हाल ही में बीजेपी मुख्यालय में जेपी नड्डा और महासचिव बीएल संतोष के साथ मीटिंग भी हुई थी। उनका दक्षिण भारत का होना बीजेपी को दक्षिण भारत में मजबूत बनाने के रास्ते खोलेगा। दूसरा नाम डी पुरंदेश्वरी का है। दक्षिण भारत में बीजेपी का बड़ा चेहरा है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और टीडीपी फाउंडर एनटी रामाराव की बेटी हैं। आंध्र प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की पूर्व अध्यक्ष रह चुकी हैं। वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद अलग अलग देशों में भेजे गए प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा भी थी। तीसरा नाम वानती श्रीनिवासन का है। वानती श्रीनिवासन तमिलनाडु के कोयंबटूर दक्षिण सीट से विधायक और भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुकी है। वो लंबे समय से पार्टी के लिए काम कर रही हैं। वानती 1993 से बीजेपी के साथ हैं और संगठन में कई अहम पदों पर बनी रही हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव पर देश की राजनीति में चर्चा इसलिए भी तेज है क्योंकि मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा पहले ही एक्सटेंशन पर चल रहे हैं। जनवरी 2023 में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हो गया था। फिर लोकसभा चुनावों की वजह से उनका कार्यकाल जून 2024 तक बढ़ाया गया। इसके बाद हरियाणा, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर के अलावा दिल्ली विधानसभा चुनाव थे तो जेपी नड्डा का कार्यकाल फिर आगे बढ़ा दिया गया। फिर पार्टी संगठन के चुनावों में देरी की वजह से उनका अध्यक्ष का चुनाव टलता रहा, लेकिन अब नए अध्यक्ष के चुनाव का रास्ता पूरी तरह क्लियर हो चुका है। ऐसे में माना जा रहा है कि संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत से पहले ही बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकता है, क्योंकि बीजेपी बिहार चुनाव में एक नए अध्यक्ष के साथ ही जाना चाहेगी ताकि एक रिदम बने, क्योंकि पहले बिहार का चुनाव है, फिर जो है वो बंगाल का चुनाव है और अलग अलग चुनाव और होने। तो बहुत जल्द मान के चलिए कि नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो जाएगा। अब वो नए अध्यक्ष का सेलिब्रेशन केक कौन काटेगा ये तो वक्त बताएगा।